एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट डे नंबर 2। आई होप कल की 3 वीडियोस आपने देख ली होंगी, आपको बहुत बढ़िया लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट मत करना भूलना, तुम नालायक हो, तुम करते नहीं हो। अच्छा, आज जो हम करेंगे, आज हम जीएसटी से स्टार्टिंग करेंगे। एक दिन इनकम टैक्स, एक दिन जीएसटी, एक दिन इनकम टैक्स, एक दिन जीएसटी, ताकि आपका दिमाग सही से काम करे। क्योंकि अगर दिमाग दोनों में चलेगा ना, क्योंकि पेपर तो हमें दोनों का देना है, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। अब सबसे पहले जो आज हमारी वीडियो, पहली वीडियो है जो 10 मिनट की है, उसके अंदर हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम का जो टॉपिक है, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पहलू है, हम उसकी बात करेंगे। अब अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करता हूं, तुम सब जानते हो कॉम्पोजिशन स्कीम। पहली बात, इसके लिए आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। बिना जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के आपको ये स्कीम नहीं मिलती है। अब ये स्कीम किनको मिलती है? ये स्कीम गवर्नमेंट कहती है उनको मिलती है जिनकी पिछले साल की टर्नओवर 150 लाख तक होती है, और अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में होते हैं तो लिमिट आपकी 75 लाख होती है, और अगर वो सर्विस वाले केस होते हैं तो लिमिट आपकी 50 लाख की होती है। अब याद करो, इस स्कीम के अंदर ना 3 सेक्शन आपको ध्यान में लेके चलने हैं। एक तो सेक्शन 10(1), एक सेक्शन 10(2) और एक सेक्शन 10(2) कैपिटल ए। अब अगर मैं 10(1), 10(2) की बात करूंगा तो 10(1), 10(2) में लिमिट आपकी 150 लाख की होती है या 75 लाख की होती है, और अगर मैं 10(2)(a) की बात करूंगा तो लिमिट आपकी 50 लाख रुपए की होती है। और ये लिमिट तुम्हें पिछले साल की चेक करनी है। इट मीन अगर पिछले साल की टर्नओवर अगर 150 लाख तक है तो करंट ईयर में 150 लाख तक तुम्हें कंसेशनल टैक्स पे करना है, 150 लाख तक तुम्हें जीएसटी पे नहीं करना। सेम 10(2)(a) के अंदर क्या है, अगर तुम्हारी पिछले साल की टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है तो करंट ईयर में तुम्हें 50 लाख तक कंसेशनल जीएसटी पे करना है, तुम्हें नॉर्मल जीएसटी पे नहीं करना। अब एक बच्चा कहता है सर ऐसा भी कुछ हमने पढ़ा था कि वो गुड्स का मैन्युफैक्चरर हो, गुड्स का ट्रेडर हो, तो वही बात मैं तो यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे कि कहां कहां कौन कौन सी लिमिट एप्लीकेबल है, क्योंकि तुम पेपर में यहाँ पे गलती करके आते हो। अब अगर तुम गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, अच्छा गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, बट कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनकी अगर मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाओगे। अब वो कितने गुड्स हैं? टोटल मिला के 8 गुड्स ऐसे हैं। कौन कौन से? पति को ईंटें मारो। अब पति को ईंटें मारो मतलब पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टबैको, आइसक्रीम, फिर 4 तरह की ब्रिक्स होती हैं। तो ये 8 गुड्स ऐसे हैं। इन 8 गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को कॉम्पोजिट स्कीम नहीं मिलती, बट ट्रेडिंग करने वालों को कॉम्पोजिट स्कीम मिल जाती है। तो अगर तुम गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो तो लिमिट तुम्हारी 150 लाख की है और स्पेशल स्टेट में 75 लाख की है। फिर अगर तुम गुड्स के ट्रेडर हो, किसी भी गुड्स के ट्रेडर हो, लिमिट तुम्हारी 150 लाख की है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 75 लाख की है। अगर तुम रेस्टोरेंट की सर्विस देते हो तो लिमिट तुम्हारी 150 लाख की है और स्पेशल स्टेट में लिमिट तुम्हारी 75 लाख की है। फिर गवर्नमेंट कहती है अगर तुम इन तीनों में से किसी के साथ में सर्विस देना चाहते हो, मतलब अगर मैं गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं साथ में सर्विस देना चाहता हूं, अगर मैं गुड्स का ट्रेडर हूं साथ में सर्विस देना चाहता हूं, अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस वाला हूं साथ में कोई दूसरी सर्विस देना चाहता हूं, तो भी मैं ये स्कीम ले पाऊंगा। बट सर्विस देने की लिमिट कितनी होगी? पिछले साल की जो भी टर्नओवर होगी उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब मैक्सिमम मैं यहां तक की सर्विस दे सकता हूं, इसके ऊपर की सर्विस मैं नहीं दे पाऊंगा। बस ये पर ध्यान दो, ये सर्विस की लिमिट है। ठीक है। अब एक बच्चा कहता है सर अगर मैं एक्सक्लूसिव सर्विस देना चाहता हूं, एक्सक्लूसिव सर्विस का मतलब है मान लो मैं सैलून की सर्विस है, रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस है, तो फिर आप 10(2)(a) में जाओगे। और 10(2)(a) में चाहे तुम स्पेशल स्टेट की बात करो चाहे नॉर्मल स्टेट की बात करो, लिमिट तुम्हारी 50 लाख रुपए की है। और अगर तुम्हारा काम मेजरली सर्विस देने का है, तुम साथ में थोड़े से गुड्स की सप्लाई करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट तो भी तुम्हें 10(2)(a) लेना पड़ेगा। लिमिट तुम्हारी 50 लाख रुपए की होगी। बस ये पर ध्यान दो। जो तुमने 10% वाली लिमिट पढ़ी है ना, वो तब लिमिट एप्लीकेबल है अगर तुम्हारा काम गुड्स का मैन्युफैक्चरर है, तुम गुड्स के ट्रेडर हो, रेस्टोरेंट सर्विस वाले हो, उन तीनों के साथ में सर्विस देना चाहते हो, तो वो सर्विस की लिमिट है। अगर खाली तुम सर्विस देना चाहते हो तो फिर तुम्हारी 50 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी, वो 10(2)(a) में एप्लीकेबल होगी। बस ये पर ध्यान दो। एक तो ये मेन बात है इस चैप्टर के अंदर। दूसरी मेन बात, अगर तुम कॉम्पोजिशन स्कीम ले चुके हो, तुम कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हो, तुम इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। मैं दोबारा बोलूंगा, इंटर स्टेट परचेज कर सकते हो, परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। इस चैप्टर में एक बात और ध्यान देने की है, अगर तुमने कॉम्पोजिट स्कीम ली है, तुम आईटीसी नहीं मिलेगा, तुम्हें आईटीसी नहीं मिलेगा। जो भी तुमने जीएसटी पे किया यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी, और जो भी तुम कंसेशनल टैक्स पे करोगे उसका भी तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। बस ये पर ध्यान दो। एक बात और ध्यान देने वाली है,
कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर जो भी टैक्स का बर्डन होगा वो तुम कंज्यूमर की जेब पे शिफ्ट नहीं करोगे, तुम्हारी जेब पर ही बर्डन होगा, वो तुम्हें खुद अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। एक बात और ध्यान देना, कॉम्पोजिशन वाले जो हैं वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते। बस ये पर ध्यान दो। एक बात और ध्यान देना, जो नॉन रेजिडेंट होते हैं और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं, वो कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हैं। फिर अगर कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है या एग्जम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहा है, वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम के एलिजिबल नहीं होता, वो भी यहां से बाहर है। बस ये पर ध्यान दो। अच्छा एक बात और ध्यान सुनना, अगर मान लो मैं नॉर्मल स्टेट में भी काम कर रहा हूं, मैं स्पेशल स्टेट में भी काम कर रहा हूं और सेम पैन के अंदर मेरे दो बिजनेस हैं, मतलब अब नॉर्मल में 150 लाख की लिमिट है, स्पेशल में 75 लाख की लिमिट है, और मैं दोनों में काम कर रहा हूं और मान लो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा हूं तो लिमिट रिड्यूस टू ₹75 लाख। मैं तो कहना क्या चाह रहा हूं, अगर मान लो मैं हरियाणा में भी मेरा एस्टेब्लिशमेंट है और एक त्रिपुरा के अंदर भी है तो लिमिट मेरी 75 लाख मानी जाएगी, लिमिट मेरी 150 लाख नहीं मानेंगे। मतलब जब टर्नओवर एग्रीगेट करेंगे तो 75 लाख के बेस पे काउंट करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। इस चैप्टर में एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है तो फिर आपको जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी ऑफिस है, सबके लिए लेनी पड़ेगी, और अगर छोड़नी है तो सबको छोड़नी है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ के लिए नॉर्मल स्कीम, कुछ के लिए कॉम्पोजिट, ये पॉसिबल नहीं है। लेनी है तो स्कीम सबको लेनी है, छोड़नी है तो स्कीम सबको छोड़नी है। बस ये पर ध्यान दो, ये पॉइंट भी इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट यहां पे और इंपॉर्टेंट है, सर जो हमें टर्नओवर निकालनी होती है वो टर्नओवर कैसे निकालते हैं? देखो टर्नओवर दो निकालनी होती है, एक तो पिछले साल की टर्नओवर निकालनी होती है, पिछले साल की टर्नओवर निकालनी होती है एलिजिबिलिटी के लिए कि मैं स्कीम लेने के एलिजिबल हूं या नहीं हूं। फिर एक टर्नओवर निकालनी होती है करंट ईयर की। करंट ईयर की क्यों निकालनी होती है? कंसेशनल टैक्स देने के लिए। तो दो तरह की टर्नओवर होती है, एक तो पिछले साल की और एक करंट ईयर की। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, जब तुम पिछले साल की टर्नओवर निकालोगे तो पिछले साल की टर्नओवर निकालते हैं एलिजिबिलिटी के लिए, तो उसमें जितनी भी तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाई है वो सारी की सारी लेके चलोगे। सर इंट्रा स्टेट लेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई लेंगे, एग्जम्प्टेड लेंगे, निल रेटेड लेंगे, नॉन टैक्सेबल लेंगे, फॉरवर्ड चार्ज वाली लेंगे, रिवर्स चार्ज वाली लेंगे, सारी के सारी एक्सपोर्ट लेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई लेंगे। मैंने क्या बोला? जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई सारी की सारी लेंगे। क्या नहीं लेंगे? एक तो जीएसटी और सेस, वो नहीं लेंगे, और अगर कोई तुम्हारी इनवर्ड सप्लाई है रिवर्स चार्ज वाली, वो नहीं लेंगे, और तीसरा फिर गवर्नमेंट कहती है जीएसटी और सेस हो गया, इनवर्ड सप्लाई आरसीएम वाली हो गया, और तीसरा हो गया इंटरेस्ट और डिस्काउंट, इसको भी हम वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर तुम चेक करना कि तुम एलिजिबल हो या नहीं। फिर जब तुम एलिजिबल हो जाओगे, तुम ये स्कीम ले लोगे, फिर करंट ईयर की जो भी टर्नओवर होगी उस पर पे करना है कंसेशनल टैक्स। अब करंट ईयर की टर्नओवर हम कैसे निकालेंगे? तो पहली बात गवर्नमेंट ने बोला जब तुम करंट ईयर की टर्नओवर निकालोगे ना तो ओनली एंड ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई लेके चलना, इंटर स्टेट सप्लाई मत लेना, क्योंकि इंटर स्टेट तुम कर ही नहीं सकते। अब इंट्रा स्टेट में हमें टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों लेनी है या सिर्फ टैक्सेबल लेनी है, तो क्या लेना है? तो गवर्नमेंट ने कहा वो डिपेंड करता है कि तुम कौन हो। अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो, तुम्हारे हाथ में कंसेशनल टैक्स लगेगा 1%, और 1% किसका? टोटल टर्नओवर का। टोटल टर्नओवर मतलब चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जम्प्टेड हो, निल रेटेड हो, कुछ भी हो, 1% लगेगा टोटल टर्नओवर का। ये बात ध्यान दो अगर मैन्युफैक्चरर हो। अगर तुम गुड्स के ट्रेडर हो तो ट्रेडर वाले केस में लगेगा 1%, किसका? सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का, एग्जम्प्टेड सप्लाई यहां पे नहीं कवर करनी। अगर तुम रेस्टोरेंट सर्विस वाले हो तो लगेगा 5%, किसका? टोटल टर्नओवर का। और अगर तुम इन तीनों में से किसी के साथ भी सर्विस दे रहे हो तो उसमें लगेगा 1%, और 1% किसका लगेगा? 1% लगेगा टैक्सेबल सप्लाई का। और अगर तुम अदर सर्विस दे रहे हो, अदर सर्विस मतलब 10 to A के अंदर वाली सर्विस दे रहे हो तो 6% लगेगा, 6% लगेगा टोटल टर्नओवर का। बस ये पर ध्यान दो, ये आपके रेट हैं और ये रेट आपको यहाँ पे दिए होंगे। ये सारी की सारी बातें अगर आप चेक करोगे आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर ये सारी बातें यहाँ पे इधर आपको दे रखी हैं। जो मैंने जीएसटी की चार्ट बुक दी है उसके अंदर ये सारी बातें यहाँ पे कवर है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा एक दो बातें इस स्टेप के अंदर थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट है कि जो भी कॉम्पोजिशन वाला टैक्स होता है ना, जो भी टैक्स होता है वो सारा कैश लेजर से पे करना, क्योंकि इसमें आईटीसी नहीं मिलता। तो जो भी कंसेशनल टैक्स है वो सारा का सारा हम कैश लेजर से पे करते हैं, इसके लिए क्रेडिट लेजर की बात नहीं होती। बस ये पर ध्यान।
एक बात और ध्यान देना, जो कॉम्पोजिशन वाले होते हैं उनको दो रिटर्न भरनी पड़ती हैं, एक तो जीएसटीआर 4 और एक जीएसटीआर 9A। जीएसटीआर 4 जो जाती है वो जाती है 30 जून या उससे पहले, 30 जून या उससे पहले। पहले 30 अप्रैल होती थी, अब ये अमेंड हो चुकी है तो डेट अब 30 जून है। और एक होती है जीएसटीआर 9A, वो होती है एनुअल रिटर्न, वो जाती है 31 दिसंबर या उससे पहले। तो ये दो रिटर्न भरनी होती है। एक लास्ट बात और ध्यान देना, जो कॉम्पोजिशन वाले होते हैं उनको पेमेंट जो करनी होती है वो क्वार्टरली करनी होती है, उसका फॉर्म नंबर होता है जीएसटी सीएमपी 08। जीएसटी सीएमपी 08 और डेट क्या होती है, अगले क्वार्टर की 18 तारीख या उससे पहले आपको जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म भरना पड़ता है, उसके थ्रू आपको पेमेंट करनी होती है। बस ये पर ध्यान दो। तो ये मोटी मोटी बातें आपकी यहाँ पे निकल के आती हैं और बाकी आपको मैंने बता ही दिया। और कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 में कवर होती है, इनको आईटीसी मिलता नहीं है, इनको लेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, इनको दो एनुअल रिटर्न भरनी होती है, जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 9A। और जो नॉन रेजिडेंट होते हैं और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले होते हैं ईसीओ, वो भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। तो ये सारी की मोटी मोटी बातें आपकी निकल के आती हैं। तो 10 से 11 मिनट के अंदर हमने पूरी पूरी इंपॉर्टेंट बातें इस टॉपिक की रिवाइज करने की कोशिश की है। बाकी फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे आईटीसी के चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 10 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे आईटीसी की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम रिवाइज कर सकें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।